जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूँ आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आप इस टेस्ट को अपनी तरफ से देना चाहते हो तो इसकी जो PDF है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और सो आप क्लिक करके भी आप उसको दे सकते हैं और बाद में इसका पूरा एक बार उस पेपर को चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है अपना सामान्य ज्ञान का। और सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने: एंटोनियो गुटरेस, ट्रिगवेली, बान की मून या फिर कोफी अन्नान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी 1945 में, तब इनके जो पहले महासचिव है वो बने थे। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रिगवेली। और ये नॉर्वे के थे, ठीक है। और अभी वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटरेस, और ये पुर्तगाल के पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने: लोकतांत्रिक और गणतंत्र, बंधुता और स्वतंत्रता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसी संविधान संशोधन में जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, इसमें पहली बार और आखिरी बार संशोधन किया गया था। और इसमें दो शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, अंबाला शहर किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो अंबाला शहर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन अपना कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी सबसे छोटी कौन सी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं: चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, चाहे वो जनसंख्या में हो चाहे क्षेत्रफल में हो, दोनों में ही लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला क्वेश्चन अपना, कालिदास किस राजा के समकालीन थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं: अशोक, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो कालिदास इनमें से किस राजा के समकालीन थे। तो कालिदास भारत के एक महान लेखक और कवियों में से एक हुए हैं। और ये संस्कृत भाषा के कवि थे जिन्होंने रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी थी। और ये राजा विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं: 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड या फिर 72 सेकेंड। तो अपना राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और इसको गाने में कुल कितना समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 सेकेंड। जबकि राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन अपना, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कितने समय के लिए भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं: 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5.5 वर्ष। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान समय में वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति है। एक चीज ध्यान रखना कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अगला सवाल है अपना, ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं: कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है वो किस खेल से था। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी से। ठीक है, ये इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। ठीक है, और इन्होंने 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक के अंदर भारत को गोल्ड मेडल जितवाया था। अगला क्वेश्चन अपना, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेवी डे कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं: 4 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 8 अप्रैल। ठीक है, तो नौसेना दिवस या नेवी डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, 4 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, उस टाइम पाकिस्तान की एक पनडुब्बी थी, गाजी पनडुब्बी, ठीक है, और उसको भारतीय नौसेना ने समुद्र में डुबोया था, मार गिराया था उसको। और उसी के उपलक्ष्य में, उसी की याद में
उसी के खुशी के अंदर ये दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, अकबरनामा किसने लिखा था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अकबर, बीरबल, अबुल फजल या फिर भगवान दास। तो अकबरनामा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इन्होंने अकबरनामा या फिर इनकी एक बुक और है जो फेमस है, आईने अकबरी, इन दोनों के लेखक अबुल फजल ही थे। अगला क्वेश्चन अपना कि कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल से। ठीक है, ये केरल का एक फेमस नृत्य रूप है। जबकि अगर इसमें पूछे, इसका सिमिलर वर्ड आता है कथक। ठीक है, कथक का जो संबंध है वो किससे है? तो कथक उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन अपना, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर आर्य समाज। तो इनमें से किसकी स्थापना या किसके संस्थापक राजा राममोहन राय है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज के। ठीक है, जबकि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन अपना, मधुमलाई पशु विहार कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात। तो इसमें से मधुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु के अंदर। अगला क्वेश्चन अपना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कावेरी, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। ये लगभग 2500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, जो उत्तराखंड के पास हिमालय से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और अगर सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन अपना, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूएई, सऊदी अरब, कतर और रूस। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका आयोजन कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कतर। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। जबकि इसका जो अगला वर्ल्ड कप था 2018 का, उसका आयोजन रूस ने किया था। ठीक है, और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, ये तीनों देश मिलकर करेंगे। सेकेंड पार्ट अपना साइंस का, और साइंस का क्वेश्चन नंबर 16 है कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है, या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओम, वेबर, टेस्ला या फिर नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक है वो है टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वजन, द्रव्यमान, घनत्व या फिर आयतन। तो एक इस्पात का गोला है, उसके अंदर अगर कोई पदार्थ भरा हुआ है तो उसकी जो मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ठीक है, परम शून्य ताप किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी इससे कम तापमान और नहीं होता है। तो सेल्सियस पैमाने का जो परम शून्य ताप है वो है ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। जबकि यही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर -459.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर 0 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सूर्य के प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? ठीक है, जब सूरज की लाइट पृथ्वी पर पहुंचती है तो उसको कितना समय लगता है? 4 ऑप्शन दे रखा आपके सामने, 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट और 4 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर वैसे देखें तो ये पूरा जो कंप्लीट टाइम है वो लगभग 500 सेकेंड का होता है, जो लगभग 8 मिनट और 18 या 20 सेकेंड के समथिंग होता है। क्योंकि सूरज से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और जो लाइट की स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड का टाइम लगता है। या 8 मिनट अगर है तो 8 मिनट राइट आंसर होगा, वरना 8 मिनट और 18, 19 या 20 तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन अपना, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, भारी जल का जो अणुसूत्र है वो है D2O और इसका पूरा नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका प्रयोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर किस रूप में करते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मंदक, शीतलक, परिरक्षक या फिर
नियंत्रक। ठीक है, तो D2O का प्रयोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके अंदर मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जबकि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में लिक्विड सोडियम का या फिर नॉर्मल जो वाटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण या फिर जस्तीकरण। तो लोहे पर जंग का लगना ऑक्सीकरण की क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन और आयरन। तो अपनी पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, बाहर वाली सतह, उस पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी की बाहरी सतह है उस पर लगभग 46.6% जो है ऑक्सीजन होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है। और अपने वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन 20.94 या 96% के समथिंग होता है। ठीक है, वैसे 21% भी इसको बोल सकते हैं। और अपने अगर धरती के जो अंदर की एरिया है, धरती के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अगर तत्व की बात करें तो फिर उसका आंसर एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो धातु पाई जाती है वो एल्यूमिनियम होती है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर प्लेटिनम। तो इनमें से कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन गैस के संपर्क में आते ही जलने लगती है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को अगर हम नाइट्रोजन के संपर्क में लेकर जाएंगे तो वो जलने लग जाती है। अगला क्वेश्चन अपना, एलपीजी का मुख्य घटक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मिथेन, इथेन, पेंटेन और ब्यूटेन। ठीक है, तो एलपीजी देखो, सबसे पहले तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत सारे इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, वो गलत है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और ये जो एलपीजी है वो प्रोपेन और ब्यूटेन इन दोनों गैसों से मिलकर बनती है, लेकिन इसका जो मुख्य घटक है वो है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि सीएनजी, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस। और ये जो होता है वो मीथेन और इथेन दोनों गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सीएनजी के अंदर मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, टिन, बिस्मथ, फास्फोरस या फिर सिलिकॉन। तो देखो, उपधातु किसको बोलते हैं? ऐसे धातु जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाती हैं। और इनमें से जो बिस्मथ है ये एक उपधातु है। इसके अलावा आर्सेनिक और एंटीमनी ये भी उपधातुओं के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन अपना, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो जो पालक की पत्तियां होती है उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो है आयरन। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लौह तत्व। अगला क्वेश्चन अपना, सेरेब्रम किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, यकृत, हृदय, मस्तिष्क और नाड़ी। तो सेरेब्रम का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क से। ठीक है, ये बुद्धि का केंद्र होता है, अपने जो मस्तिष्क के अंदर बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि तितली के कायापलट का तीसरा चरण क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, वयस्क, अंडा, लार्वा और प्यूपा। ठीक है, तो जो तितली का कायापलट चलता है, यानी एक अंडे से तितली बनने का जो प्रोसेस है उसका तीसरा प्रोसेस यानी तीसरा चरण क्या है? तो देखो, सबसे पहले अंडा होता है, अंडे से लार्वा बनता है और लार्वे से प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर वो वयस्क होता है। तो जो उसका तीसरा चरण है उसमें वो क्या होता है? प्यूपा। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है, यानी कोशिका का सबसे बड़ा अंग है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर गाल्जिका। तो कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग है वो है प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, कि चेचक होने का कारण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रोबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस या फिर मिक्सो वायरस। तो चेचक एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से होने वाली बीमारी है और इसके होने का कारण है वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट अपना मैथ का, और मैथ का पहला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, एक गोला है और यहाँ अर्धगोला है। ठीक है, एक अर्धगोला यानी आधा गोला है और इसका
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। ठीक है, देखो यहाँ पर इसने कहा 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो अगर व्यास 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगी 7। ठीक है, अब इसका 3 की जगह 3, देखो यहाँ पाई में आ रहा का मान, तो पाई की जगह पाई रहने दो। r कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 को 3 से गुणा करेंगे तो 147 पाई उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। देखो यहाँ तिगुना होने की बात कर रहे हैं। देखो मूलधन और दर पता है हमें, मूलधन समय ब्याज कुछ भी पता नहीं है। इसने कहा कि 10% की दर से कोई धन है जो तिगुना हो जाएगा। तो हम इस सवाल को कैसे करते हैं, मूलधन को हमेशा क्या मानना है, 100। ठीक है, टाइम हमें पता नहीं है, रेट दे रखी है 10%, और इसने कहा तिगुना हो जाएगा, तो हो जाएगा मतलब वो धन राशि क्या है, अमाउंट में मिश्र धन है। तो 100 का तिगुना क्या होता है, 300। ठीक है, अगर 100 रुपये मूलधन था और 300 रुपये अगर मिश्र धन है तो इसका ब्याज कितना होगा, 200 रुपये। ठीक है, अब अपने पास चारों चीज़ें हैं, इसको हम फॉर्मूले में रखकर सरल कर सकते हैं। तो मूलधन है अपने पास, फॉर्मूला निकालते हैं, P इंटू टी इंटू R अपॉन 100 बराबर होता है ऐसा। इस फॉर्मूले से सब कुछ निकाला जा सकता है। तो मूलधन कितना है अपने पास 100, टाइम पता नहीं है, दर दे रखी है 10%, तो 10/100 बराबर ब्याज है 200 रुपये। 100 से ये 100 कट गया, और टी के साथ 10 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर, जो कट रहा है उसको काट दो। 0 से 0 कट गया, तो टाइम कितना आया, 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष के अंदर कोई धन है जो 10% की दर से तिगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, 6 आदमी 168 साल 7 दिन में बुनते हैं, तो 8 आदमी 5 दिन में कितनी शॉल बुनेंगे। देखो व्यक्ति, समय और इनका काम दे रखा है। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 6 आदमी, कितने दिन में, 7 दिन में काम क्या करते हैं, वो 168 शॉल बुनते हैं। तो बताओ 8 आदमी 5 दिन के अंदर कितनी शॉल बुनेंगे, x। अब व्यक्ति समय में हमेशा सीधा गुणा होता है, और समय और काम में वज्र गुणा। तो x के साथ क्या है अपने पास, 6 इंटू 7 इंटू एक्स बराबर में 8 इंटू 5 इंटू 168, और ये दोनों गुणा में कहाँ चले जाएंगे, भाग के अंदर, 6 इंटू 7, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 7 का भाग इसके अंदर जाता है, 7 दूना 14, बच गया 2, और 7 चौक 28, और 6 का भाग 24 में 4 बार। अब जो बचा उनको आपस में गुणा कर दो, तो 8 5 40, और 40 को 4 से गुणा किया तो 160, यानी कितनी सॉल्व बनेंगे वो, 160। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, ए बी सी को किसी कार्य को पूरा करने के लिए 529 रुपये में ठेका दिया गया। यदि ए तथा सी ने कुल कार्य का 19/23 भाग किया हो तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। देखो कुल कार्य का 19/23, 19/23 का मतलब क्या होता है कि कुल काम 23 है, और 23 में से ए और सी ने मिलकर 19 हिस्सा कर दिया है। ठीक है, तो बचा कितना है, 4 हिस्सा, और इसको कौन करेगा, बी। तो जो धन बटेगा वो भी इसी अनुपात में बटेगा, यानी ए और सी को मिलेगा 19 और बी को मिलेगा 4। तो कुल कितना हो रहा है यहाँ पर, 19 और 4 23। ठीक है, अब वास्तव में कुल रुपए हैं उनके 529 रुपये। तो बताओ बी को कितना मिलेगा। तो देखो बी को कितना मिल रहा है, 23 में से 4, तो 529 में से x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा अपने पास 23x बराबर 529 गुणा 4, और ये 23 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। ठीक है, तो देखो 23 का भाग दे दो 529 के अंदर, 23 दूना 46, बच गया अपने पास यहाँ 6, और 23 दिया 69। ठीक है, और 23 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे, 23 चौक 92, तो सी बी को मिलने वाला ऐसा कितना हो जाएगा, 92 रुपये। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक बस दिल्ली से अंबाला 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वापस उसी रास्ते से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। यदि वे वापसी की यात्रा में 40 मिनट अधिक ले तो दिल्ली से अंबाला के बीच में दूरी कितनी है। ठीक है, देखो गया तब उसकी चाल क्या थी, पहली कंडीशन में गया तब उसकी चाल थी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वापस आए तब उसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कुल दूरी में पता नहीं है तो हम कुल दूरी को क्या मान लेते हैं, x। अब ये जो समय का अंतर है वो कितने मिनट का है, 40 मिनट। देखो समय कैसे निकालते हैं, दूरी में भाग दे दो, चाल का समय आ जाएगा। ठीक है, यानी समय होता है दूरी बटा चाल। तो जब वो पहली बार गया तब उसका समय क्या हो जाएगा, दूरी x थी और चाल 75 थी, तो समय क्या हो जाएगा, x/40।
75। और सेकंड कंडीशन में भी दूरी x ही थी लेकिन चाल 60 कर दी तो समय क्या हो जाएगा x/60। और इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितने मिनट का था, 40 मिनट का। अब देखो मिनट में दे रखा है तो इसका आधार क्या आएगा 60। अब इसको सरल कर सकते हैं और यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, सबका एक साथ एलसीएम ले लो क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। तो 60 और 75 का एलसीएम निकालते तो आता है अपने पास 300। ठीक है, अब 75 का भाग अगर हम 300 के अंदर देते हैं तो कितनी बार जाता है, 4 बार। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4x माइनस 60 का भाग 300 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5x बराबर 60 का भाग 300 के अंदर 5 बार, और 5 को अगर हम 40 से गुणा करेंगे तो 200। ठीक है, सबका एक साथ एलसीएम लेने पर एलसीएम कट जाता है। देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 1x का, और ये बराबर किसके हैं 200 के। x की वैल्यू कितनी आई 200, यानी अंबाला से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, वो टोटल 200 किलोमीटर। देखो यहाँ माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को उल्टा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि ए बी व सी को 3:5:7 में 210 रुपये बांटने तो सी का हिस्सा कितना होगा। देखो ए बी और सी, इसको बांटना है 3:5:7। तो देखो कुल कितना हो रहा है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 7 और 3 10 और 5 15। और वास्तव में कुल कितने रुपए हैं 210, तो कुल के नीचे लिख दो 210। तो बताओ सी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखो सी को 15 में से कितना मिल रहा है 7, तो 210 में से कितना मिलेगा x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा अपने पास 15x बराबर 210 इंटू 7, और ये 15 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, जो कट रहा है उसको काट दो। तो 5 से कटता है या 3 से कटता है, तीनों पाँच 15 और 3 7 21, 0 का 0, और 70 में 5 का भाग जाता है 14 बार। ठीक है, और 14 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 7 98, यानी सी को कितना मिलेगा 98 रुपये। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3800 रुपये में खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पर इसने खरीदा कितने में 3800 रुपये में, खरीदना क्या होता है क्रय मूल्य। ठीक है, और फिर उसको बेच दिया इसने 5% लाभ पर, तो बेचना क्या होता है विक्रय मूल्य। अब 5% लाभ पर बेचा, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो प्रतिशत में है तो हम क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं 100, और 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा है ये 105 में। तो बताओ 3800 रुपये की चीज़ को कितने में बेचेगा ये x में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर हो जाएगा 105 गुणा 3800/100, जो कट रहा है उसको काट दो। सबसे पहले इन 2 0 से 2 0 को काट दिया और 38 को गुणा कर लो 105 से। ठीक है, 105 गुणा 38, 8 40, 8 एकम 8 और 5 दिया 15, 3 एकम 3, ये हो जाएगा अपने पास 0993, यानी इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 3990। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, 10,000 का 30% का 8% बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो का मतलब गुणा होता है और प्रतिशत का आधार हमेशा 100 होता है, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 30% मतलब 30/100 गुणा 8% का मतलब 8/100। अब जो कट रहा है उसको काट दो। सबसे पहले इन 2 0 से ये 2 0 कट गया, इन 2 0 से ये 2 0 कट गया। ठीक है, 8 को 30 से गुणा कर दो, 8 3 24, 0 का 0, तो कितना होगा 240। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 1 से 9/16 का वर्गमूल ज्ञात करो। देखो अपने पास दे रखा है 1 से 9/16। ठीक है, और इसका हमें अंडर रूट करना है। ठीक है, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट। तो यहाँ पर देखो एक मिश्र भिन्न है, इसको अगर हम सरल करते हैं तो 16 एकम 16 और 9 25, तो ये हो जाएगा 25/16 का अंडर रूट, और रूट 25 का मान होता है 5 और 16 का 4, तो आंसर हो जाएगा 5/4। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 48 24 और 72 का मैसेपे। ठीक है, मैसेपे को जीसीएफ भी कहा जाता है, इसका जेसीएफ पता करना है या फिर महत्तम पता करना है। तो देखो 48 24 और 72 तीनों के अंदर 24 का भाग जाता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, वरना आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 135 190 145 140 फिर 135 का औसत कितना होगा। देखो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, अब देखो योग करने के लिए हमें सबसे पहले उनको जोड़ना पड़ेगा, 135 190 145 140 और 135। ठीक है,
और राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 2 5, ठीक है। तो इसका जो टोटल आता है उसके अंदर 5 का भाग देना है। तो 5 तिया 15 हासिल का 1 और 4 और 4 8, 4 तिया 12, 12 और 9 21 और 3 24 का 4 हासिल का 2 और 5 और 2 7, टोटल कितना आया 745। इसमें भाग दे दो, कितनी संख्या है 5 का, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 5 एकम 5 बच गया 2, 5 चौक 20 बच गया 4, 5 नम 45, तो औसत हो जाएगा 149। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कहा इसने, एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके, एक वर्ग का परिमाप के, ठीक है। यानी वर्ग का जो परिमाप है उतना ही आयत का क्षेत्रफल है। इसने कहा वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 81, तो बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो अगर वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो हमें वर्ग की भुजा पता करनी है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और ये बराबर है 81, स्क्वायर हटाएंगे या रूट लग जाएगा, तो भुजा कितनी है इसकी 9। अब देखो वर्ग की भुजा अगर 9 है तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो 4 इंटू भुजा है 9, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 36। अब इसने कहा कि वर्ग का आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 36। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट, क्योंकि लास्ट में हमसे ये पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन अपना पॉइंटों की जोड़ है कि 0.5 प्लस 0.005 प्लस 0.05 प्लस 0.55 5 बराबर क्या होगा। तो देखो पॉइंटों की जोड़ कैसे जोड़ते हैं, पहला नंबर लिखना है हमें 0.5, दूसरा नंबर है पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर पॉइंट के बाद जो नंबर है वो उतार दो, ठीक है। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 है इधर 0 5 है, ध्यान रखना एक नंबर के नीचे एक नंबर होना चाहिए। फिर पॉइंट इधर 0 इधर 5 5 और 5। अब सबको टोटल कर लो, तो 5 और 5 10 हासिल का 1, 10 और 1 11 हासिल का 1, 10 और 1 11 फिर हासिल का 1 और ये 1 का 1। तो आंसर होगा अपना 1.11, क्योंकि पीछे 0 का कोई मतलब नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना मैथ का कि tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो tan 30 का मान क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/√3, ठीक है। जबकि tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 होता है। अगला क्वेश्चन अपना कि 5 से 20 तक संख्या में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो देखो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है, ये होती है प्रायिकता। अब देखो इसने कहा कि 5 से लेकर 20 तक जो सम संख्या, जितनी भी संख्या है उसमें सम आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखो 5 से लेकर 20 तक टोटल संख्या कितनी होती है, तो 5 से लेकर 20 तक टोटल 16 संख्या होती है, तो कुल परिणाम कितना हुआ अपने पास 16। अब इसमें से सम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो कुल अगर 16 संख्या है तो हर एक संख्या छोड़ के एक सम आती है, मतलब 16 में से आधी सम है और आधी विषम है, तो सम संख्या कितनी होगी 8 होगी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 8/16, ये कट रहा है काट दो इसको, 8 एकम 8 8 दूना 16, तो सम आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना और अगला पार्ट है रीजनिंग का, और उसका अगला क्वेश्चन है कि यदि री एग्जामिनेशन को किसी कूट भाषा में एग्जामिनर लिखा जाता है तो रिफॉर्मर को किस उसी कूट भाषा के अंदर कैसे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर री एग्जामिनेशन से एग्जामिनर बन रहा है, तो यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ शब्दों में ही इधर उधर फेरबदल किया है, क्योंकि पूरा वर्ड हमें लगभग सेम दिखाई दे रहा है। अब वो फेरबदल अगर हमने ढूंढ लिया तो रिफॉर्मर का भी हम आराम से डिकोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट के ये 2 वर्ड है, इनको अगर हम हटा दें तो ये पूरा वर्ड यहाँ पर सेम बनता है, और अगर इन्हीं वर्डों को पीछे ले जाकर, ठीक है, ये पीछे ले जाकर क्या कर रहा है उल्टा करके लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम काम हमें यहाँ पर करना है, पीछे आगे के 2 वर्ड उठाओ और पूरा वर्ड सेम लिख दो, यानी FORMER, और जो आगे के 2 वर्ड हमने जो उठाए उसको पीछे ले जाके उल्टा कर दो, यानी RE का उल्टा हो जाएगा ER। तो अपना आंसर हो जाएगा फॉर्मरर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो कहाँ पर मिल रहा है ये
डी ऑप्शन में, ठीक है, FORMERER, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि किसी सांकेतिक भाषा में DA को HV लिखे तो उसी कोड भाषा के अंदर NO को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर DA है और इसको लिख रहा है ये HV, तो बताओ NO का कोड क्या होगा। तो देखो यहाँ पर D का H आ रहा है, क्या कर रहा है ये D, और यहाँ पर है H, क्या कर रहा है 4 प्लस कर रहा है, ठीक है। और A का V, देखो यहाँ पर A है और इधर V है, तो अगर हम ABCD को आधी ऊपर और आधी नीचे लिखते हैं तो ये पीछे जाता है, ठीक है। और कितना जा रहा है पीछे, क्योंकि अगर सीधा जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम पीछे चलते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी 5 ये माइनस कर रहा है, यानी 4 प्लस कर रहा है और 5 माइनस कर रहा है। तो इसी तरह सेम काम हमें यहाँ करना है, +4 और या -5। तो n का अगर हम 4 प्लस करते हैं तो n का 4 प्लस आता है अपने पास r, ठीक है, 1 2 3 और 4, तो n का कोड क्या होगा r। इसी तरह o का 5 माइनस करते हैं तो o का 5 माइनस पीछे जाते हैं तो 1 2 3 4 और 5, तो o का 5 माइनस क्या होगा j, तो NO का कोड क्या हो जाएगा RJ, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करो। देखो ये एक सीरीज दे रखी है 1 9 17 33 49 और 73, और इसका अगला पद हमें पता करना है। तो दिखाओ अपना दम और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब दो, और इसका जवाब वही दे सकता है जो इस वीडियो को पूरा जमकर और अच्छी तरीके से देख रहा है, क्योंकि जो स्किप करके देखने वाले हैं उनके जवाब उन्हीं की तरह स्किप होकर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि लीप वर्ष की फरवरी हमेशा कितने दिन की होती है, ठीक है। लीप ईयर किसको बोलते हैं, ऐसे साल जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, और उसकी जो फरवरी है वो हमेशा 29 दिन की होती है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि साधारण वर्ष की फरवरी 28 दिन की होती है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना कि असंगत का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक असंगत यानी गलत है, उसका हमें चयन करना है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा अपने पास सहारा अफ्रीका, बिल्कुल सही है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के अंदर है। थार भारत, ये भी बिल्कुल सही है, थार जो मरुस्थल है वो भारत में है। और डी ऑप्शन दे रखा है गोबी मंगोलिया, ये भी सही है कि गोबी का जो रेगिस्तान है वो मंगोलिया में है। और देखो सी ऑप्शन दे रखा है कालाहारी अमेरिका, तो कालाहारी का जो मरुस्थल है वो अमेरिका में नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना और ये इसके आसपास के देशों में फैला हुआ है। तो ये ऑप्शन अपना गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका फिर राइट आंसर होगा कि ये असंगत है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि एक दूसरे के पास ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।